नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीआर पांडे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या सुंदर कहा है। जीवन में अगर हमें उन्नति करनी है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से ही सर्वाधिक उन्नति कर सकते हैं। अपने हृदय के सूक्ष्मतम भावों को अगर अभिव्यक्ति देना है तो हम अपनी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति दे सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। भारत बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है। यह भाषा भारत के एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है। हमारे जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी इस भाषा की बोलचाल और इस भाषा को समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। यही कारण है कि हमारी संविधान निर्मात्री सभा के विद्वान लोगों ने इस भाषा को देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 14 सितंबर सन 1949 को यह भाषा देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और तब से हम सितंबर माह में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह मनाते हैं। आज सितंबर का पहला दिन है। आज से हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह का शुरुआत हो रही है। आज के इस दिवस पर हम राजभाषा हिंदी की दशा दिशा के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच दो खास मेहमान उपस्थित हैं। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, जो सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक से हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। 40 से भी अधिक पुस्तकों का ये लेखन कर चुके हैं और विश्व के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। संप्रति महानिदेशक वैश्विक शोध संस्थान के रूप में कार्यरत हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस स्टूडियो में। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं कुमारी प्रेम सेठी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं और बहुत ही वरिष्ठ और विदुषी हैं। मैं आप दोनों का दूरदर्शन के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज हिंदी पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, आपको, आप सबको और दर्शकों को भी हिंदी की शुभकामनाएं, हिंदी पखवाड़े की, हिंदी माह की, हिंदी सप्ताह की, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जी माननीय महोदय डॉक्टर साहब जी, जैसा कि ये राजभाषा संबंधी हमारा ये कार्यक्रम है जी जी, तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि ये राजभाषा क्या है, जी क्या होती है राजभाषा। राजभाषा बनाने की, हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे क्या कारण था जी, और संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं, इसके विषय में जानकारी देने। जी, धन्यवाद डॉक्टर पांडे साहब। आपने बहुत ही यानी प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। वस्तुतः जब हम किसी भी भाषा की व्याख्या करते हैं तो उसके अनेक रूप होते हैं। एक बोलचाल की भाषा होती है, एक संपर्क की भाषा होती है जो एक दूसरे से, एक हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होती है और एक वैश्विक स्तर पर होती है। तो जो वैश्विक स्तर पर होती है उसे विश्व भाषा का नाम दिया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा होती है उसके दो रूप होते हैं, एक राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक राष्ट्र में राष्ट्रभाषा हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर एक राष्ट्र में राजभाषा हो। जैसे कि अभी पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं। 200 देशों में 50 में ही राष्ट्रभाषा नाम से भाषाएं हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है, बाकी में राजभाषाएं हैं। जी। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा का एक मूल अंतर ये होता है कि राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली एक मानकीकृत भाषा होती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे राष्ट्र में स्वीकृत होती है,
लेकिन इसमें एक विवाद है, देखिए उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा आज जी जी कि राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि कोई कानून उसे राष्ट्रभाषा बनाए। जी जी ये व्यक्तियों के सम्मान से, व्यक्ति जिसे सम्मान से इस पद पर बिठाते हैं वो राष्ट्रभाषा होती है। जी। जैसे राष्ट्रपिता, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता किस कानून के तहत इनको बनाया गया है यह कोई नहीं कह सकता। ये लोगों ने सम्मान से इन्हें राष्ट्रपिता बनाया है। उसी तरह हिंदी को भी सम्मान से दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं जी। तो इस रूप में हिंदी एक राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। लेकिन आप मुझे यदि ये पूछें कि कानूनी रूप से क्या है, तो कानूनी रूप से हिंदी राजभाषा है और राजभाषा वह भाषा होती है जो कि पूरे राष्ट्र में सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम हिंदी में, आप हमसे पत्राचार मत कीजिए, हिंदी में बात मत कीजिए। ये सरकारी तंत्र में एक्सेप्टेड भाषा होती है। जी जी जी। तो ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा का मूल अंतर है। मूल अंतर है जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये राजभाषा बनाई गई, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बंगला है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ये बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत ही समृद्ध भाषाएं हैं। इनका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। बावजूद इसके हिंदी को हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने राजभाषा बनाया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी सर, आपने एक सवाल पूछा है। हिंदी और इन भाषाओं में जो आपने भाषाएं बोली, बंगाली, असमी या कोई भी, ये प्रादेशिक भाषाएं होती हैं। जी जी। लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे एक ही मापदंड है कि हिंदी जो है उसी लिपि में लिखी जाती है जिसमें बोली जाती है। जी, मतलब देवनागरी लिपि वाली जो भाषा है हिंदी, उसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा का मतलब ये होता है कि सरकारी जो उपक्रम है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सब में, ऑफिस के कार्यालय में जो किए जाने वाले काम हैं प्रतिदिन में, उनको करने की भाषा, संपर्क भाषा, लिखने की भाषा, बात करने की भाषा हिंदी होगी, जो कि राजभाषा है। जी। आपने एक सवाल उठाया कि इन लैंग्वेजेस को, इन प्रादेशिक भाषाओं को क्यों नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया? जी जी। इसीलिए नहीं दिया गया कि एक प्रादेशिक भाषा का जो एक स्थान होता है, बोलने का एरिया होता है, वो एक लिमिटेड होता है। आप आसाम में रहते हैं तो आपको आसामी आनी बहुत हद तक है कि जरूरी आती होगी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से हूँ या उत्तराखंड से हूँ तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे असमिया भाषा आती हो या मुझे बंगाली भाषा बोलनी आती हो या लिखनी आती हो। मैं अपने इंटरेस्ट से, अपनी स्वेच्छा से कोई भी भाषा सीख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड से हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे गढ़वाली आनी चाहिए। मैं सीख लूँ अपने इंटरेस्ट से तो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया है कि पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में जितने सरकारी कार्यालय हैं, वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, उन सबको जरूरी नहीं कि गढ़वाली आती हो, असमी आती हो, बंगला भाषा आती हो। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक सरलतम भाषा है जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। इसको सीखना, बोलना, इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ही आसान है। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें कि ऐसे जो क ख ग क्षेत्र में जो भारत को हिंदी को लेके बांटा है, उसमें ग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी पोस्टिंग अगर क क्षेत्र में हो जाए, ख में हो जाए, तो उनको हिंदी सीखने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यालय होते हैं जिनको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना सब सिखाया जाता है। जी जी जी। तो यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जी जी, बहुत अच्छा। हिंदी एक समृद्ध भाषा है जी। ये कह दीजिए कि जो
प्रादेशिक भाषाएं हैं, ये तो उसकी नन्ही मुन्नी बहनें हैं। जी जी जी। तो कहने का मतलब यही है कि एक तो ये सरलतम भाषा है और दूसरी भाषा ये, दूसरा कारण ये है कि ये अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसमें बहुभाषिता, इसके बोलने वाले देश में सर्वाधिक बोले जाते हैं, बोली जाती, इस वजह से ही इसको संविधान में राजभाषा का रूप दिया गया है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें इस बात को बताया है। सर, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये देश हिंदी देश है तो हिंदी पखवाड़ा मनाने की क्या आवश्यकता है, हिंदी दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है। और होता ये है कि हम हिंदी सप्ताह मनाते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं और उसके बाद हिंदी को भूल जाते हैं। तो मैं इसकी के विषय में आपके विचार जानना चाहूँगा। जरूर जरूर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। वास्तव में ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि हिंदी सिर्फ एक महीने का उत्सव बनकर रह जाती है। जी जी। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि कोई न कोई दिन हमें ऐसा मिलना चाहिए जिस पर हम आत्मचिंतन कर सकें और लोगों को उद्बोधित भी कर सकें, लोगों को बता सकें कि वास्तविकता क्या है। जी सर। अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हिंदी के बारे में अभी तक लोग ये मानते आए हैं कि ये उत्तर भारत में बोली जाती है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जी जी। अंग्रेजी और मंडारिन इसके बाद आती हैं। जी जी। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब तक जो विद्वान थे उन्होंने ये दिखाया, पहले कहते थे कि मंडारिन सबसे आगे, यानी चीनी भाषा सबसे ज़्यादा। अभी एथनोलॉग जो विश्व की भाषा की बड़ी संस्था है, उसने ये सिद्ध किया है कि नहीं, अंग्रेजी पहले नंबर पर है, मंडारिन दूसरे पर है। जी जी। लेकिन हमारा शोध ये कहता है कि हिंदी पहले नंबर पर है, अंग्रेजी दूसरे पर और चीनी भाषा तीसरे नंबर पर। जी जी। तो ऐसे सत्यों का उद्घाटन करने के लिए कोई समय चाहिए, फिर लोगों को प्रेरित करने के लिए। जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया था कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा वगैरह क्या है। तो ऐसी चीज़ों की व्याख्या, ऐसी चीज़ों की चर्चा, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये एक समय बनाया गया है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। जी जी। और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ एक महीने तक ही करें, बल्कि ये तो एक हमारा आरंभ बिंदु होना चाहिए। पूरे वर्ष हम इसे करें, लेकिन एक अवसर दिया गया है क्योंकि भारत एक उत्सव धर्मी देश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक किसी चीज को हम उत्सव से नहीं जोड़ देते तब तक उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं। जी जी। तो चिंतन करने के लिए ये अवसर है और कार्य करने के लिए पूरा वर्ष है। ये इसका मूल रूप से इसकी संकल्पना है। बहुत अच्छी बात है कि भाई हिंदी हमारी 14 सितंबर को हिंदी हमारी जो है राजभाषा बनी, तो ये भी एक उत्सव की बात है और हम पूरे महीने भर इस उत्सव को मनाएं और इन कार्यक्रमों का करें तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे देश में हिंदी भाषी क्षेत्र भी हैं, तो उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी। कम से कम वो आगे बढ़ने के रूल रेगुलेशन और इनकी नियमों की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। बहुत सही कहा पांडे जी। आप जो दक्षिण भारत वाली बात बोल रहे हैं ना, अहिंदी क्षेत्र, हाँ, एक्चुअल अहिंदी क्षेत्र को अभी भारत सरकार ने कहा है, क्योंकि यहाँ हिंदी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई कि अब मत लगाइए, हिंदी तर कीजिए। और वास्तविकता भी ये है, देखिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जैसे गोवा समझ लीजिए, गोवा में 90% लोग जानते हैं। दक्षिण का तेलंगाना क्षेत्र है, वहां पर 75% लोग जानते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं वो पूरा दक्षिण है, नहीं जानते। केरल की स्थिति बहुत बेहतर है। बिल्कुल। वैसे ही तमिलनाडु, यानी दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है। तो लोगों को ये विचार करने का मौका मिलता है इस अवसर पर कि पूरे हिंदी को एक समग्र रूप से हम देखें कि कहाँ कहाँ है और कहाँ क्या किया जाना बाकी है। ये सही बात, उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, पखवाड़े का। जी जी। मैम, जैसे कि हमारे संविधान में हमारे देश की प्रथम राजभाषा तो हमारी हिंदी ही है और द्वितीय राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया है। लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी सभी देश में सभी लोग समझते हैं और जानते हैं इस भाषा को, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है हिंदी को। उसके बावजूद लोग जो है अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं।
तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? जी सर, आपने एक बड़ा ही ऐसा सवाल पूछा है कि जो एक ऐसी समस्या है ये। हाँ। ये समस्या है, बिल्कुल समस्या है। तो मेरा कहना का ये, मैं इसका जवाब में ये कहूँगी कि लोगों को एक हिचक है हिंदी बोलने में, हिंदी में काम करने में, हिंदी में बात करने में। उनको कुछ, और वो लोग बहुत कम रह गए हैं अब। ये भी बहुत आपको जान के खुशी होगी कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कि पिछले 2 साल पहले 49 क्या होता है नहीं आता था, 79 क्या होता है नहीं आता था। आज वो बच्चे फर्राटेदार हिंदी के अच्छे अच्छे साहित्यिक शब्दों को बोल रहे हैं, और ये जो रोमन उसमें जानते थे उसको 49 और 79 बोलना तक सीख गए हैं। और इसका बहुत ज़्यादा श्रेय ये जो YouTube चैनल्स पर बच्चों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, बच्चों के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, वो बच्चे उनको सीख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, और वही उसी की वजह से पढ़ रहे हैं। रही कुछ लोग जिनकी एक कुंठित मानसिकता है, कुंठित मानसिकता कि उनको नहीं पता कितनी समृद्ध है हमारी हिंदी, कितना समृद्ध संसार है हिंदी का। शब्दों को देखिए, भावों को देखिए, जिस तरह से हम अभिव्यक्त अपनी भाषा में अपने भावों को कर पाते हैं, क्या हम अंग्रेजी में कर पाते हैं? अंग्रेजी का तो ABCD Z तक सीखने से तो पूरा लिटरेचर हमने, पूरा साहित्य नहीं सीख लिया। हिंदी का साहित्य कितना समृद्ध है, कितने हमारे साहित्यकार, लेखक, कवि हमारे देश में हुए। तो उनकी रचनाएं पढ़ने से, उनके साहित्य को पढ़ने से हम लोगों का दिमाग जागृत होगा, हमें पता चलेगा कि हिंदी क्या चीज़ है। ये एक चाबी है, ये एक खजाने की चाबी है, हिंदी नहीं, एक भाषा नहीं है। लेकिन ये जो हिंदी जो राजभाषा के रूप में कार्यालयों में काम लोग कर रहे हैं, उनसे करवाना पड़ता है कि आपको ये करना है। ये संविधान का एक प्रावधान है, धारा 343 के अंतर्गत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको करना है, ये एक मजबूरी है। लेकिन हमारा ये सोचना है कि एक व्यवहारिक तौर पर भी इस समस्या का हल देखिए कब होता है, क्या होता है। हमें एक आदत पड़ गई है कि जिस चीज के साथ कोई रिवार्ड जुड़ जाता है, उस काम को हम कर लेते हैं। बाजार में जाते हैं, ये एक किताब के साथ इसको लेंगे तो ये छोटी किताब फ्री है, तो हम चाहे उसका पैसा उसमें इंक्लूड हो, हम उसको लेना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे। एक छोटी चीज फ्री आ रही है या कुछ साथ में मिल रहा है। इसी तरह से कार्यालयों में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जब तक हम इस हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को लोगों के प्रमोशंस, रिक्रूटमेंट पॉलिसी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसको प्रयोग करने में, डेली कामकाज की भाषा में हिंदी को प्रयोग करने में लोग करना चाहते हैं, आता भी है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम लो स्टैंडर्ड हो जाएंगे हिंदी का प्रयोग करेंगे। कहने का आशय यही है कि हिंदी को तवज्जो देने के लिए, हिंदी बहुत समृद्ध है और लोग कर भी रहे हैं हिंदी में काम, हिंदी को तवज्जो देने के लिए रिवार्ड की भी आवश्यकता है कि लोगों को अगर रिवार्ड मिलेगा तो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ये मैं कार्यालय संबंधी एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आप दोनों ही लोग महाप्रबंधक रहे हैं, राजभाषा के महाप्रबंधक रहे हैं। कार्यालयों में मैं भी देखता हूँ और देखा है मैंने, कार्यालयों में लोग प्रायः जो हमारे कार्यालय कर्मी होते हैं वो लोग हिंदी में ही बोलते हैं, खाते पीते सोते जागते सब कुछ उनका काम हिंदी में होता है। लेकिन जहां वो टेबल पर बैठते हैं और हिंदी में कोई पत्र लिखना होता है या कार्य पत्र का करना है या दूसरा काम करना है, उनको अपने फाइलों का काम करना है, तो वहां वो अंग्रेजी की तरफ मुड़ जाते हैं और हिंदी में करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। तो ये आपने तो देखा है, तो ये क्या कारण होते हैं उनके, क्यों ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि वो हिंदी अंग्रेजी की अपेक्षा बहुत अच्छा जानते हैं? जी, बहुत ये आपने एकदम व्यावहारिक प्रश्न पूछा
है और सच्चाई भी ये है। हाँ सर, इसको हम सच्चाई देखते हैं ना, देखिए, इसकी हाँ। पीड़ा, क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक हाँ। रहा हूँ तो इसको मैंने झेला भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके पीछे एक तो दो कारण हैं। जी सर। एक कारण है, उसे हम कहते हैं टर्निंग एंड लर्निंग फिलॉसफी। जी जी। टर्निंग एंड लर्निंग क्या है कि पहले क्या किया है उसे देखो और अगला टेप दो। यानी पहले से अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उनका जो पूरा पत्र लेखन और जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हम इसे कहते हैं, सचिवालयीन कार्य पद्धति, पत्र लेखन पद्धति, जी जी ये उन्होंने विकसित करके दी थी अंग्रेजों ने। जी। यानी उससे पहले मुगल काल में तो उर्दू, अरबी, फारसी में चलता था, उससे पहले संस्कृत में होता था, तो हिंदी तो लेकिन हिंदी उसमें नहीं रही। राजभाषा तो अभी क्या हुआ कि अंग्रेजों का दिया हुआ था तो लेटर लिखते हुए वो पुराना लेटर देखकर नया लेटर लिखते हैं, मतलब उसी चीज को कॉपी कर देते हैं। टेपने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत ही हुआ क्या। हाँ। अब इसमें क्या हुआ देखिए पांडे जी, बड़ा आश्चर्यजनक मुद्दा है ये कि अभी तक भी अंग्रेजों का जो लिखा हुआ पैटर्न है गलत होते हुए भी उसे अडॉप्ट करते हैं। यानी किसी को नौकरी से निकालना हो, सरकारी नौकरी से, तो उसमें क्या लिखते हैं, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू रिमूव यू टर्मिनेट योर सर्विसेज। जबकि क्या होता है, उसकी नौकरी से उसे निकाला जा रहा है तो उन्हें खुशी क्यों होगी, लेकिन वो एक पैटर्न बना हुआ है। जी, तो जी, इस तरह से ये सारी चीजें पैटर्न के द्वारा आ गई हैं। तो आदमी सुविधाभोगी होता है, उसे लगा कि पहले से बना हुआ ड्राफ्ट है, उसी में थोड़ा करेक्शन करके आगे चला दो। एक तो ये चीज है, और दूसरी जो मैडम बता रही थी, एक मानसिकता की भी बात होती है। उल्टी सीधी गलत अंग्रेजी हम लिखते हैं। सच्चाई ये है, भारत में सरकारी काम में लिखी जाने वाली अंग्रेजी वो एक्सेप्टेबल अंग्रेजी भी नहीं है, लेकिन चल रही है, वो पुराने ढंग से चल रही है, नए ढंग से चला रहे हैं। लेकिन हम हिंदी, सही हिंदी लिखने के अपेक्षा गलत अंग्रेजी प्रयोग कर रहे हैं। मानसिकता की बात है, बाकी समझते सभी हैं जी, जी, और काम करते भी सभी हैं। एक मैं प्रयोग बताना चाहूँगा आपको, यानी व्यावहारिक एक चीज़ थी। जब मैं बैंकिंग सेक्टर में था तो हर 3 महीने में डीए रिवाइज होता है, तो उसका एक सर्कुलर जाना होता है, एक परिपत्र जाना चाहिए, तभी ब्रांचेस जो शाखाएं हैं वो उस डीए को रिलीज करती हैं। हुआ क्या कि ये दोनों हिंदी अंग्रेजी में जाते हैं। उस दिन क्या, अंग्रेजी वाला जो था, अंग्रेजी वाली जो मशीन थी वो खराब थी, और हिंदी वाली मशीन यानी हिंदी में अनुवाद कर चुके थे, और हिंदी से वो पहले चला गया और अंग्रेजी वाला पोर्शन गलती से छूट गया। यानी उस दिन कुछ मिस्टेक आई अंग्रेजी वाले में, तो हिंदी वाला तो जारी हो गया, अंग्रेजी छूट गया। यानी ग्रामीण से ग्रामीण, दूर से दूर दराज के इलाके में, साउथ में, वहां भी डीए रिलीज हो गया। कैसे? क्योंकि ये उनके हित से जुड़ा मामला था। हित से जुड़ा मामला। तो हिंदी में आया या अंग्रेजी में आया, इससे कुछ नहीं, हिंदी सभी जानते हैं, अंग्रेजी सभी जानते हैं। जी, जी, जी। तो वो स्वार्थ वाली बात जहां आ जाती है, तो आज भी हिंदी के साथ ये एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है जहां हिंदी स्वार्थ के साथ। आएगा, आप जी सर, निश्चित और जानिए आपने बहुत ही दिल की बात कह दी है कि वो पैटर्न बना हुआ है। वो कार्यालयी पद्धति जो है अंग्रेजों से हमारे पास आई है, हम हिंदी बहुत अच्छी जानते हुए भी बस अब उसको कट पेस्ट वाला जो सिस्टम है उसको चलाते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमको स्वयं जो भी हमें आता है और जिस ढंग से हम उसको अभिव्यंजना दे सकते हैं, हमको देना चाहिए। तो तभी हिंदी को हम कार्यालयीय क्षेत्र में आगे। जो कथन है, भले ही हम शुरुआत छोटे से करें, एक शब्द लिखकर करें। जी जी। संस्कृत में कहा जाता है कि गच्छन पिपीलिको याति योजनम शतैरपि अगच्छन वैन ते योपि पदमेकम न गच्छति। इसका मतलब क्या होता है कि पिपीलिका कहते हैं चींटी को। गच्छन पिपीलिको याति, जब वो चींटी चलना शुरू करती है तो योजनम शतैरपि, सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है, जबकि बहुत धीमी गति है। और सबसे तेज उड़ने वाला प्राणी होता है पक्षी जो है गरुड़ जी, वैनते ये कहते हैं गरुड़ को। तो अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति, अगर वो चलना ही शुरू नहीं करेगा तो एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। तो हिंदी के बारे में यही एक हिचक है, एक बार अगर वो शुरुआत कर देंगे तो फिर चल पड़ेगी गाड़ी, फिर शुरुआत हो जाएगी। तो हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा हम उनको प्रेरित करते हैं सभी को कि एक बार लिखना तो शुरू कीजिए, एक बार वो शुरू करेंगे तो चल पड़ेगा। यही हिचक होती है, जिसको दूर कर दिया जाए तो आगे से गाड़ी और संस्कृत के उदाहरण के माध्यम से आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। मैम,
हम इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए हैं ये हमारे इसको देश को आज़ाद हुए। हमारी कोई एक सर्वसामान्य भाषा नहीं बन पाई है। हिंदी राजभाषा है और हम राष्ट्रभाषा भी कह लेते हैं, संपर्क भाषा भी कह देते हैं, लेकिन इसकी भी सर्वस्वीकार्यता अभी विरोध के स्वर आते रहते हैं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? सर, हिंदी के प्रति अगर कोई विरोध के स्वर आते हैं जी, तो वो मैं फिर से वही कहूँगी, कुंठित मानसिकता का परिचय है। जी जी। भाषा कोई भी हो, भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। किसी भी एरिया में मैं उत्तराखंड में हूँ अभी, अगर मुझे कलकत्ता जाना है और मैंने बंगला के कुछ शब्द सीख लिए, मैं वहाँ जाके बोलती हूँ तो मैं एक आसानी से डील कर पाऊँगी। मुझे याद आता है, मैं पहली बार जब मद्रास गई तो दिल्ली में ट्रेन में बैठी, तो मेरी ऊपर की बर्थ थी और बीच की बर्थ में एक सज्जन थे जो कि वहीं के थे। मैंने उनसे जान पहचान करी, कोई मिस्टर मोहन थे, अभी भी मुझे याद आ रहा है। तो मैंने उनसे इंग्लिश में बोला, मैंने कहा सर मेरी ऐसी समस्या है, मैं वहाँ पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ ऑटो करूँगी या रिक्शा करूँगी। तो आप विश्वास मानेंगे, उस दिल्ली से और चेन्नई के सफ़र में मैंने इतने सेंटेंस सीख लिए कि मैं जब अपने ट्रेनिंग सेंटर में उतरी हूँ तो मैंने उसको पानी लाने के लिए भी तमिल में बोला, खाना लाने के लिए भी तमिल में बोला, रिक्शा भी मैंने तमिल में बोल के मैंने किया। जी। और आज तक इतने साल बाद भी मैं, और मेरा एक तेलुगु और तमिल की तरफ एक रुझान है। मुझे आप प्रकांड उसके बीच में अगर पता चल जाए तेलुगु है तो मैं उसके सामने ऐसा शब्द बोल दूंगी कि वो बोलेंगे मैम आप तेलुगु हैं। तो एक रुचि होती है, रुचि है। और भाषा को एक टूल की तरह अगर हम देखें, अभी दूरदर्शन पर हम हिंदी भाषा में क्यों ये गोष्ठी कर रहे हैं बताइए? इसलिए कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों के पास वो ज्ञान जाए, वो समझ जाए, वो हमारा मैसेज जाए, वो संदेश जाए, जिससे कि इस गोष्ठी की सफलता सिद्ध हो जाए। जी जी। अगर हम यहाँ बैठ के किसी भी रीजनल लैंग्वेज में या इंग्लिश में बोलें तो उस प्रोग्राम को देखने वाले एक लिमिटेड लोग होंगे, सीमित लोग होंगे। और हिंदी में चूंकि प्रोग्राम हो रहा है ये, तो इसकी स्वीकार्यता, इसको समझने वाले लोग अधिक से अधिक हैं। जी जी। तो इसलिए ये कार्यक्रम सफल साबित होगा, सफल सिद्ध होगा। बाकी अगर हिंदी को कुछ लोग समझते हैं कि ये इस भाषा का प्रयोग हम करेंगे तो हम थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, वो गलत है। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि हम कोई नहीं हैं हिंदी को आगे ले जाने वाले। ये हिंदी है जिसको स्वीकार करके, जिसका प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी हिचक तोड़ें, हम शुरू करें, गलतियों से घबराएं नहीं, शब्दों के लिए रुकिए नहीं। तो हाँ मैम, तो कहने का मतलब ये है कि हमको अगर हिंदी को सर्वसामान्यता देनी है और इसको हमारे देश की एक भाषा अगर बनाना है तो हमें दूसरे क्षेत्रों की भाषा को भी सम्मान देना होगा, तभी इसको सम्मान मिलेगा और सहज रूप से इसको स्वीकार कर पाएंगे। जो क्षेत्र इसके थोड़ा सा विरोध में भी हैं तो ये दे पाएंगे। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आजकल बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग समाविष्ट होने लगा है। कुछ लोग इसको अनुचित मानते हैं कि इससे कि हमारी हिंदी भाषा को खतरा हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा हिंदी न रह करके ये अंग्रेजी हो जाएगी। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? वैसे पांडे जी, आपने बड़े ही प्रासंगिक प्रश्न उठाए हैं। सचमुच ये हिंदी दिवस पर ऐसे प्रश्नों की चर्चा होनी चाहिए। आज हिंदी और अंग्रेजी के जो शब्दों का प्रयोग है उस भाषा के लिए एक अलग ही नाम दे दिया गया है और उसे कहते हैं हिंग्लिश। हिंग मीन्स HIN हिंद और EING इंग्लिश का हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये दौर, ये क्या होता है कि कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इसका एक कारण है, जो व्याकरण आचार्य होते हैं, व्याकरणवादी, व्याकरण के सैद्धांतिक शुद्धतावादी, वो तो इसे विकृति मानते हैं। क्योंकि उनका सीधा ही कथन होता है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते व्याकरण,
व्याकरण के आचार्य तो आधी मात्रा का भी दोष हो तो उसे बड़ा बड़ा हाँ, चढ़ा तो कर मुझे बोलते लगता हैं है कि सर जी। हाँ जी 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 लेकिन भाषा विज्ञानी जो हैं जी, वो उसे स्वीकार करते स्वीकार भाषा करते के हैं प्रयोग, और हाँ। अगर इसमें समावेश होगा हो तो हिंदी कोई बुरा समृद्धि नहीं, कोई होगी। बुरा नहीं। सरकार जी, की नीति भी ये नीति भी है कि तो यानी अंग्रेजी को भी ले लीजिए, हमारी अष्टम अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनके भी शब्दों को लीजिए ओके, सर। और इसे आगे बढ़ाइए। एक थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज मुद्दा जोड़ना चाहूंगा हाँ, कि थैंक वास्तव यू में सर। विवाद जी, पैदा जी, कैसे जी, होता बहुत है। अच्छा आपकी अभिव्यंजना और आपने जो जी, कहा है कि इसमें एक विवाद वाले मुद्दे पर थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना, जी, हाँ समय की सीमा है जी, समय मैं की नहीं सीमा, कहूँगा कि अंग्रेजों ने एक सबसे बुरी चीज जो भारतीयों में डाल दी है वो बांटो और क्या करो, राज करो। तो भाषा के, धर्म के, जाति के, संप्रदाय के उसमें हमें बांट दिया। बांट दिया बिल्कुल ठीक है सर, ये बहुत विरोध बहुत के स्वर धन्यवाद। उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। ये जो हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, अगर वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ये अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें। हेलो उत्तराखंड, हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया और जो प्रतिक्रिया देने वाली पता भी जो बता दीजिएगा। हाँ? पता बता दीजिएगा। हाँ, पता दूरदर्शन, हाँ दूरदर्शन केंद्र जो हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्मना पुल, देहरादून, उत्तराखंड पर आप जो है अपने प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।